हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझको बोला कि मैं वियतनाम वॉर पे कुछ घटनाएं लेकर आऊं, जिस पे मैं आज तक कोई भी वीडियो लेकर नहीं आया हूं। दरअसल वियतनामी सोल्जर्स एक ट्रीटी साइन करते थे, जिसके दौरान वो जंग में घटी ज़्यादातर घटनाओं को नहीं बता सकते थे। और जितनी भी घटनाएं आपने सुनी है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे इन घटनाओं को ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। तो जो आज मैं घटना आपके लिए लेकर आया हूँ उसे आप सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। ये कुछ क्रीचर्स हैं जिनको वियतनाम वॉर के दौरान वियतनामी सोल्जर्स और अमेरिकी सोल्जर्स ने देखा है। बहुत लोगों ने यह भी दावा किया है कि वो इन क्रीचर्स से मिले भी हैं और उनकी जान भी उनसे बची है। इस लिस्ट में किसी भी एलियन का जिक्र नहीं किया गया है। इन 10 रहस्यमयी जीवों के नाम हैं रॉक एप्स, थंडरबर्ड, स्नेक हेड मॉन्स्टर, जाइंट सेंटीपिड यानी कि बड़े कनखजूरे, वाटर मॉन्स्टर, मोथमैन, घोस्ट सोल्जर, जंगल यति, वैम्पायर बैट्स और चुपाकाब्रा। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझको आज के फेमस एआई चैट जीपीटी ने दी है। मैं भविष्य में आने वाली वीडियोस में इन्हीं सारे क्रीचर्स को देखे जाने की घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये घटना बताने से पहले मैं जिनको वियतनाम वॉर के बारे में नहीं पता उनको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं उनको बता दूँ कि आप में से बहुत लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुना होगा, लेकिन एक युद्ध और भी हुआ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो था वियतनाम वॉर, जो कि 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक हुआ था। ये वॉर करीब 20 साल तक चली थी। यह युद्ध नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में हुआ था। नॉर्थ वियतनाम की मदद सोवियत यूनियन और चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश कर रहे थे, वहीं पर साउथ वियतनाम की मदद यूनाइटेड स्टेट जैसे एंटी कम्युनिस्ट देश कर रहे थे। हालांकि अंत में इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। 20 साल चले इस युद्ध के दौरान वहां पर लड़ रहे सोल्जर्स ने बहुत अजीब अजीब चीजें महसूस की और देखी। उनके साथ आज तक घटी घटनाओं के बारे में किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। अब मैं आपको वहां पर घटी एक घटना के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम कैप्टन लुइस है और मैं अमेरिकी आर्मी में हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकता हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये घटना मुझको मेरे दादाजी ने बताई थी। ये घटना सच है या झूठ, इसका मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है और ना ही मेरे दादाजी के पास था। इसलिए ये घटना सच है या बस एक इत्तेफाक, ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन इस घटना के दौरान मेरे दादाजी ने अपना राइट कान खो दिया था। जब मैं उनके चेहरे को देखता था तो मेरी नज़र सबसे पहले उनके कान की तरफ जाती थी। वहां पर बहुत ही बुरा निशान था। वो बहुत घायल हुए थे उस जगह से। वो इतना खतरनाक घाव था कि उसका निशान आज तक पड़ा हुआ है। जब वियतनाम का युद्ध हुआ था तब मेरे दादाजी अमेरिकी सेना की तरफ से साउथ वियतनाम के लिए युद्ध में गए थे। उसमें उनका काम सोल्जर्स को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना था और उनकी मदद करना था। दादाजी के टीम में कुल 5 लोग थे और इसी तरह की ढेर सारी टीम वहां पर थी। ये पूरा युद्ध ज़्यादातर वियतनाम के जंगलों में लड़ा गया था, जहां पर लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युद्ध के दौरान रात में अक्सर अमेरिकी सेना के जवान जंगल में पेट्रोलिंग के लिए जाया करते थे। वो इसलिए जाते थे ताकि दुश्मन कहीं चुपचाप रात के अंधेरे में उनके आर्मी बेस में ना घुस जाए। वहां पर बहुत संभल के जाना पड़ता था, क्योंकि दुश्मन अक्सर वहां पर लैंडमाइन बिछा दिया करते थे और दुश्मन रात के अंधेरे में चुपचाप पेड़ों की मदद से अमेरिकी सेना के जवानों पर हमला कर देते थे। ऐसे ही एक बार दादाजी अपने टेंट में सो रहे थे
रात काफी ज्यादा हो गई थी। तभी उनके वॉकी टॉकी पर एक सोल्जर का एक मैसेज आया जो कि मेडिकल टीम को जंगल के एक दिए गए लोकेशन पर बुला रहा था। उस वक्त दादाजी के साथ उनका एक हेल्पर मेल्फिन था। मेल्फिन दादाजी को असिस्ट करता था और उनके दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करता था। मैसेज मिलते ही दादाजी मेल्फिन के साथ तुरंत दी गई लोकेशन पर पहुंचने लगे। दादाजी तुरंत दी गई लोकेशन पर चुपचाप जा रहे थे ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, वरना पूरे एरिया में खलबली मच जाती। वो जब वहां पर पहुंच रहे थे तो बार बार दादाजी के वॉकी पर सोल्जर्स के मैसेज आ रहे थे। वो उनसे लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे। मेरे दादाजी जहां पर थे उनको उस लोकेशन पर पहुंचने में आधे घंटे लगने वाले थे। बार बार दादाजी उन लोगों से पूछ रहे थे कि तुम कितने आदमी हो, वहां पर कितने लोग घायल हैं, मेडिकल टीम के लिए कितने लोग चाहिए। उस समय दादाजी के साथ उनका सिर्फ एक ही असिस्टेंट था, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला कि बाकी मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कर दो और जल्द से जल्द उनको लोकेशन के बारे में बता दो, हम वहां पर पहले पहुंचेंगे। दरअसल वियतनाम का ये युद्ध जहां पर हो रहा था वो ज्यादातर जंगल का एरिया था और उस जंगल को वियतनामी सोल्जर्स बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स को वहां के लिए ट्रेन नहीं किया गया था और उन लोगों को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग उस जगह से उतने वाकिफ नहीं थे। वियतनाम का वो बड़ा सा जंगल भी काफी ज्यादा रहस्यमयी था। वहां पर अक्सर लोगों का ये कहना था कि उन्होंने अजीब से क्रिएचर को देखा है और बहुत से अजीब से भूत प्रेतों को देखा है जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और ना ही पहले किसी ने उनके बारे में सुना है और ना ही कोई जानता है। कई बार तो लोगों ने वहां पर एलियन स्पेसशिप्स को भी देखे जाने का दावा किया है और कई बार एलियन टेक्नोलॉजी भी वहां पर पाई गई है, लेकिन इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मेरे दादाजी जब तक उस लोकेशन पर पहुंचे वहां पर कोई भी नहीं था। उनका कोई भी रिप्लाई वॉकी टॉकी पर दे ही नहीं रहा था। सबके सब मर चुके थे या गायब हो गए थे। आखिरी सैनिक जिसने दादाजी को इन्फॉर्मेशन दी थी उसने भी अब रिप्लाई करना बंद कर दिया था। उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी और ना ही वॉकी टॉकी पर किसी भी सोल्जर से संपर्क हो पा रहा था। कनेक्शन एकदम टूट चुका था। दादाजी के साथ उनका जो असिस्टेंट था वो सारी इंफॉर्मेशन बेस पर लगातार देता जा रहा था और कुछ देर बाद दादाजी उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह की लोकेशन उन सोल्जर्स ने दादाजी को वॉकी टॉकी पर दी थी। वहां पर उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 अमेरिकी सैनिक बगल में ही पड़े हुए हैं और उन सैनिकों के चेहरे पे अजीब तरह का घाव था। वो तीनों सैनिक मर चुके थे। दादाजी को दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां पर कुल 10 सैनिक होने चाहिए थे, जिसमें से 3 की लाश उनको मिल चुकी थी और बाकियों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ थोड़ा और देखने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो जंगल के जिस हिस्से में थे वहां पर कोई भी नहीं जाता था और ना ही वहां पर कोई सैनिक मिला था। वहां पर बस ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ और पौधे दिख रहे थे। वो आम जंगल से बहुत ही ज्यादा घना था। आमतौर पर दिन के वक्त वियतनाम के जंगलों में अंधेरा रहता है और रात के अंधेरे में वहां पर देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहां पर कुछ आगे जाते ही दादाजी को 4 सैनिकों की और लाशें मिली। उनके भी चेहरे पर वही निशान था जो पहले 3 सैनिकों के चेहरे पर बना हुआ था। दादाजी समझ गए थे कि दुश्मन आस पास ही है। वो ये भी डर रहे थे कि कहीं दुश्मन पेड़ों के पीछे से उनके ऊपर हमला ना कर दे। बैकअप टीम भी आने वाली थी, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। कुल 7 सैनिक दादाजी को मिल चुके थे और 4 अभी भी लापता थे। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट से बेस पर वापस लौट जाने के लिए बोला। वो वापस घूमे ही थे तभी उनको मदद के लिए पुकारते हुए एक सोल्जर की आवाज आई। वो घने अंधेरे में भागते हुए उसी सोल्जर के पास गए और वो भी बहुत ज्यादा घायल था। दादाजी ने जब उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ और तुमको ये चोट कैसे लगी और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, तो दादाजी को उस सोल्जर ने बताया कि एक बड़े से जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो जानवर दिखने में काफी ज्यादा भयानक और बड़ा था। अपने बचाव में जब जवानों ने उस जानवर के ऊपर गोली चलाई तो उसके ऊपर किसी भी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुछ गोलियां तो उसके शरीर से लड़के नीचे गिर जा रही थीं और कुछ गोलियां उसके शरीर के आर पार हो जा रही थीं और उसके घाव अपने आप भर जा रहे थे। हम उसको जितनी गोलियां मार रहे थे वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था।
उसके बाद सारे सैनिक बचाव में अलग अलग हो गए और भागने लगे। फिर उस बड़े से जीव ने सारे सैनिकों पर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। उसने कुछ सैनिकों को मेरी आंखों के सामने जिंदा बीच से फाड़ दिया। इतना बोलते ही वो सैनिक बेहोश हो गया। दादाजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। वो बस उन्हीं चीजों पर विश्वास करते थे जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा हो। उनको लग रहा था कि शायद ज्यादा डर की वजह से वो सोल्जर अजीब अजीब बातें कर रहा है। फिर दादाजी ने अपने असिस्टेंट से उस सोल्जर को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए बोला और दादाजी बचे हुए सोल्जर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस बेहोश हुए सोल्जर की गन अपने हाथ में ले ली और जंगल के उस हिस्से में जा रहे थे जहां पर उस सैनिक ने बताया था कि सोल्जर अपने बचाव के लिए भागते हुए गए थे। वहां पर दादाजी जंगल के और भी ज्यादा घने हिस्से की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद उनको बाकी सैनिकों की लाश भी मिल गई, लेकिन उनके शरीर आधे आधे टुकड़े में बटे हुए थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस बेहोश सैनिक ने उनको बताया था। वो वहां पर ही खड़े थे, तभी उनको अपने पीछे असिस्टेंट के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागते हुए वहां पर गए जहां पर उन्होंने अपने असिस्टेंट को छोड़ा था। उन्होंने जो चीज देखी वो देख के हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक बड़े से क्रीचर ने उनके असिस्टेंट को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ रखा है। उन्होंने इसके बारे में ये बताया था कि उसके जैसा क्रीचर उन्होंने ना पहले कभी देखा, ना कभी उसके बारे में पढ़ा। उसकी हाइट करीब 12 से 13 फीट की थी और उसकी चमड़ी हल्के काले रंग की थी और वो चमक रही थी। उसके हाथ काफी पतले थे, लेकिन पैर काफी ज्यादा मोटे थे। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। दादाजी उसको देख के बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई एलियन, लेकिन इतना तो साफ था कि वो इस प्लेनेट का तो नहीं था। उसको देख के दादाजी ने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया। पहले उसकी नजर दादाजी की तरफ नहीं गई थी, लेकिन गोलियां चलाने की वजह से बंदूक से जो चिंगारी निकल रही थी, इससे उस क्रीचर को दादाजी के लोकेशन का पता चल गया। वो फिर दादाजी की तरफ भागने लगा। उसने अपने हाथ से दादाजी के असिस्टेंट को पकड़ा हुआ था, उसको वहीं पर बगल में पेड़ की तरफ पटक दिया। दादाजी फिर अपने बचाव में अपने बेस कैंप की तरफ भागने लगे। वो क्रीचर उनसे कई ज्यादा तेज था। दादाजी आगे की तरफ भागते हुए पीछे की तरफ गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में वो नीचे गिर गए। जैसे ही वो क्रीचर उनके पास पहुंचने वाला था, दादाजी ने उसकी आंखों की तरफ गोली चला दी, जिससे वो क्रीचर कुछ समय के लिए रुक गया और फिर दादाजी दोबारा अपने बेस कैंप की तरफ भागने लगे। उस क्रीचर ने उनको पकड़ने की कोशिश की। उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े थे। उसने अपने हाथों से दादाजी को पकड़ने की कोशिश की, तभी उस क्रीचर के नाखून दादाजी के राइट साइड के चेहरे पे पीछे से पड़े, जिससे दादाजी का कान वहीं पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। उनके सर पर उस क्रीचर के नाखून के बड़े बड़े निशान भी पड़ चुके थे। उनका चेहरा भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गए थे। वो क्रीचर शायद उनको मारने वाला था। इससे पहले ही वो एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे जाके गिर गए और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। वो उसी गड्ढे के पीछे ही पड़े हुए थे और इसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंखें खुली तब वो बेस कैंप के हॉस्पिटल में थे। उनके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। उनके सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। तब उन्होंने फिर वहां पर मौजूद डॉक्टर से थोड़ी जानकारी ली। उन डॉक्टर ने बताया कि उनको और उनके असिस्टेंट को और एक बेहोश सोल्जर को बैकअप के लिए गए टीम के कुछ सोल्जर्स उठाकर लेकर आए। फिर उन्होंने डॉक्टर से उस क्रीचर के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उनको बोला कि ऐसे किसी भी क्रीचर की कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हुए तो फिर वो लोग उन सोल्जर्स के पास गए जो उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेकर आए थे। दादाजी ने उन सोल्जर से उस क्रीचर के बारे में पूछा। उन सोल्जर्स ने बताया कि जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उनको वहां पर बस सिर्फ लाशें मिली और 3 जिंदा आदमी जो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। दादाजी ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने फिर अपने बेस कैंप वालों को भी बताया, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने फिर इसके बारे में ज्यादा कुछ बात भी नहीं की, क्योंकि पूरे बेस कैंप पर खलबली मच जाती। इसके बाद दादाजी ने खुद ब खुद जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। जंग खत्म होने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में सबको बताया, लेकिन इसका कोई भी सबूत किसी के पास नहीं था। कुछ ऑफिसर्स को यह भी लगता था कि उन सारे सैनिकों को वियतनामी सोल्जर्स ने मारा था,
लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं था और इसके बाद इस घटना के बारे में दादाजी ने किसी से भी बात नहीं की। तो ये थी एक घटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसी घटनाएं आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।